Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 4. I am Shahzad Ahmad Malik and I am teaching you the course CSC 103 Programming Fundamentals. Okay, let's start with the summary of previous lecture. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक जो था वो था एल्गोरिथम और दूसरा क्या था, फ्लो चार्ट। फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ की बात की थी और उसके अंदर हमारे बेसिकली जो तीन चीज़ें आ जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ के अंदर सबसे पहले हमने सूडो कोड को राइट करना सीखा था। उसके बाद हमने क्या किया था कि सूडो कोड को रिफाइन करके हमने एक डिटेल्ड एल्गोरिथम डेवलप किया था और उस एल्गोरिथम की हेल्प से फिर हमने फ्लो चार्ट बनाया था। दूसरा जो हमारा फेज़ था वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ था। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर हमने क्या किया था कि इस कोड को हमने इम्प्लीमेंट किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर इसी तरह हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा था और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोगों ने सूडो कोड राइट करना सीखा था। फिर उन सूडो कोड के बाद हमने डिटेल्ड एल्गोरिथम डेवलप किए थे और उन एल्गोरिथम्स की हेल्प से हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया था। वन बाय वन ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज lecture. Dear students, in our today's lecture we will talk about programming. प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, हम लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलें हम लोग सबसे पहले प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोग्रामिंग। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो पहला स्टेप है वो क्या है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन जब आपकी कंपाइल हो जाती हैं, प्रोसेस हो जाती हैं, तो आपको प्रोग्राम जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका टास्क जो है वो अकॉम्प्लिश हो जाता है, अचीव हो जाता है और आपको कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके शो करवा दी जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन इन अ वे द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इस वे में लिखेंगे कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस में हो। जब आप सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर भी उन इंस्ट्रक्शन को ईजिली क्या है, अंडरस्टैंड कर सकेगा। कंप्यूटर आपको पता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ये आपको ऑलरेडी तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली होंगी। सपोज हम प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर की, वो है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट प्रोग्राम्स। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगेंस्ट उसके लिए हम कोई ना कोई टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम जिस तरह यहाँ इस सब्जेक्ट में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक कोई टूल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ही हम लोग प्रोग्राम को राइट करेंगे। वंस द कोड of a program has been written, it must be executed. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी आपने कोड लिख लिया है तो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूट कैसे होगा कि जब आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को फॉलो करेंगे
तो वो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस कोड को कभी भी आप रन कर सकते हैं और उस कोड को कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखें, जो आपने कोड एग्जीक्यूट कर लिया है उसकी एग्जी फाइल बन चुकी है। अब अगर आप उसकी एग्जी फाइल सेव कर लेते हैं तो आपको अगर 5 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद वो कोड दोबारा चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी एग्जी फाइल जो है रन कर लेंगे, तो वो आपका कोड जो है वो दोबारा क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। Next point is, you may need to type the name of the program to start it or use a word like run and the name of the program in the old days anyway। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करें, सिंपली उसका नेम दे दें, ठीक है, या कोई वर्ड उसके लिए आप लिख लें। लाइक यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि रन के नेम से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप कोई प्रोग्राम का टाइटल दे देंगे तो आपको दोबारा अगर उस प्रोग्राम को सर्च करना है तो आप उसके टाइटल से उसे सर्च कर सकते हैं और उसके टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोग्राम किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। अगर सिंपली मैं उसका नेम नहीं दूंगा और अगर मैं कोई प्रोग्राम सर्च करना चाहता हूं तो फिर मुझे 1 बाय 1 उस कोड को एग्जीक्यूट करके या उस कोड को ओपन करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उस कोड का मैं टाइटल दे दूंगा तो मैं सिंपली उस टाइटल से उसको सर्च करके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो इसमें आपकी टाइम कंजम्पशन भी नहीं है, ठीक है, और आपका टाइम कम वेस्ट होगा और परफॉर्मेंस भी आपके सिस्टम की क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं तो अब आप उस प्रोग्राम को क्या करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स दरकार हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर बेसिकली कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, कौन से स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। स्टेप्स टेकन बाय द CPU टू रन ए प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस आर इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है, CPU उस प्रोग्राम को रन करने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जितनी प्रोसेसिंग होती है वो किसका पार्ट है, आपके CPU का पार्ट है। हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो वो जो डेटा आपका प्रोसेस होता है वो किसकी मदद से हो रहा होता है, CPU की मदद से हो रहा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप क्लियर कर लें कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, CPU जब उसे प्रोसेस करता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है, उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर। और आपकी मशीन लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स आ रहे हैं जो आपको 1 बाय 1 अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, फेच एंड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, फेच का क्या मतलब होता है, गेट करना, लेकर आना। सबसे पहले क्या है कि जब भी यूजर इनपुट करेगा कोई भी डेटा, तो हम लोग जो डेटा इनपुट कर रहे होते हैं हम लोग कीबोर्ड या माउस की हेल्प से कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम डेटा इनपुट करेंगे CPU उस डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा, ठीक है, अपने पास लेकर आएगा। ये पहला हमारा स्टेप है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे उन इंस्ट्रक्शन को वो क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, डिकोड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन। व्हाट डज इट मीन्स, डिकोड का मतलब ये है कि अभी जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है, कि वो तो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा ह्यूमन जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अब जैसे ही उसने इंस्ट्रक्शन को फेच किया तो सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। डिकोड का क्या मतलब है कि वो उसको इंटरप्रेट करेगा, इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। सपोज मैंने इनपुट अगर 2 किया है तो कंप्यूटर 2 को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो 2 की सिंपली क्या करेगा, 2 को सिंपली कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। अब जब डिकोड हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, रिट्रीव डेटा इफ नीडेड। डेटा रिट्रीवल का क्या मतलब है,
रिट्रीवल का मतलब ये होता है कि दोबारा हासिल करना, ठीक है, कि यानी जब भी हमें डेटा रिक्वायर्ड है हम डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इसको हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर कोई यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है। सपोज मैंने इनपुट किया है 2, उसके बाद मैंने एंटर किया है प्लस, ठीक है, तो अब सीपीयू जो है वो वेट कर रहा है कि अभी ये इसकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, वो डेटा को क्या करेगा, रिट्रीव करेगा कि प्लस ऑपरेटर के बाद ये कोई और डेटा इनपुट करे, तब जाके इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। थर्ड स्टेप हमारा ये था डेटा रिट्रीवल का। अब हम फोर्थ स्टेप को देखते हैं, उसमें क्या है, एग्जीक्यूट एक्चुअल प्रोसेसिंग। अब देखें एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि जो भी यूजर ने डेटा इनपुट कर दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दी है, सपोज मैंने 2+3 दे दिया है, तो अब सीपीयू क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने जा रहा है। प्रोसेस कैसे करने जा रहा है कि वो सबसे पहले देखेगा कि यूजर ने 2 नंबर्स इनपुट किए हैं और इन नंबर्स के अंदर हम लोग क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सीपीयू इन दोनों नंबर्स को ऐड करेगा जब, तो क्या है, आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो अब ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, प्रोड्यूस हो चुका है। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि एक्चुअल प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे डन हो रही है। फिफ्थ स्टेप पे क्या है, स्टोर द रिजल्ट्स इफ नीडेड। अब देखें जब डेटा प्रोसेस हो गया तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको कोई आउटपुट मिल गई है। अब आपकी मर्जी है कि आउटपुट को आप सेव करके रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं दोबारा मेरे यूज़ में आ सकती है, तो आप फिजिकली क्या करेंगे, उस डेटा को किसी ड्राइव के अंदर स्टोर करवा लेंगे, जो आपकी कंप्यूटर ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये इट्स अप टू यू कि आपने उसे कहाँ पे स्टोर करना है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं और मशीन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और मशीन साइकिल के अंदर बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। पहला स्टेप हमारा फैच होता है, दूसरा स्टेप हमारा होता है डिकोड और तीसरा स्टेप हमारा होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ये मेक श्योर कर लें, यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि हम लोग इसको मशीन साइकिल भी बोलते हैं और इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। एक चीज़ होती है इनकोडिंग और एक चीज़ होती है डिकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब क्या है, इनक्रिप्टेड डेटा। इनक्रिप्टेड डेटा का मतलब क्या है कि आपसे एक्चुअल डेटा जो है वो हाइड कर लिया जाता है। सपोज अगर मैं डेटा इंटर करता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 और अगर उस पे इनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई की गई है, तो अब वो जो डेटा आपको शो होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, लाइक @ABC, फिर कोई स्पेशल करैक्टर आ जाएगा, कोई सिंबल आ जाएगा, फिर डिजिट्स आ जाएंगे। तो जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कोई बड़ा कम्प्लेक्स डेटा है, हालांकि क्या है, था वो सिंपल 1 2 3 4 5 ही, लेकिन क्या हुआ था, वो इनक्रिप्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टर्म इनकोडिंग भी यूज़ करते हैं, डिकोडिंग भी यूज़ करते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी यूज़ करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसके बैक एंड पे कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, तब जाके आपको कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रोसेसर इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, as I already told you that computer only understand machine language, ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज आपकी कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज, जो किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। 0 आपकी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और 1 आपकी ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज
लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हो रही हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर, अल्टरनेट नेम्स हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, प्रोग्राम्स को टोटली कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज। यानी प्रोग्राम के अंदर जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो तमाम इंस्ट्रक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मशीन लैंग्वेज के अंदर, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। उनमें फर्स्ट जो है वो है कंपाइलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर। अब मैं जो है इन तमाम लैंग्वेज प्रोसेसर्स को वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। Okay, let's start with first type of language processor, that is compiler. A compiler is a program that converts the instruction of a high level language into machine level language as a whole. कंपाइलर जो है वो आपका एक प्रोग्राम है जो आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है एज अ होल। एज अ होल का क्या मतलब है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है और उसके अंदर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, सपोज 1000 इंस्ट्रक्शंस थी, तो वो 1000 की 1000 इंस्ट्रक्शंस को एट द सेम टाइम कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वन बाय वन नहीं करेगा बल्कि तमाम इंस्ट्रक्शन को एज अ होल लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर आल्सो चेक्स सिंटेक्स एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि कंपाइलर आपका सिंटेक्स एरर को चेक कर रहा होता है जो प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, सिंटेक्स एरर ये होते हैं कि सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखी a प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद मैंने सेमी कॉलन देना था, लेकिन सेमी इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन मैंने क्या यूज कर दिया, कॉलन और कोमा। तो वहां पे ये आपका क्या है, सिंटेक्स एरर है। क्लियर हो गया, ये सिंटेक्स एरर की मैंने आपको एग्जांपल बताई है। अभी जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, कोड्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको सिंटेक्स एरर की एग्जाम्पल्स बताऊंगा, सिंटेक्स एरर को एक्सप्लेन करूंगा कि सिंटेक्स एरर आपके कैसे आते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब हम लोग इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट में देखा है कि कंपाइलर जो है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो आपने क्या किया है, देखें इनपुट किया है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो C++ हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। यहां पे आपका कंपाइलर एक्ट कर रहा है, यानी आपने जो भी इनपुट किया है वो किसके पास गई है, कंपाइलर के पास। अब जो कंपाइलर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखें, जो भी चीज आप इनपुट करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। यानी जो आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपके क्या है, सोर्स प्रोग्राम। और यहां पे देखें कंपाइलर की जगह क्या आ चुका है, 1 to many कॉरेस्पॉन्डेंस। और यहां पे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का मतलब है कि यहां पे आपको आउटपुट जनरेट करके दे दी गई है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें कि जहां पे सोर्स प्रोग्राम का वर्ड यूज होगा उसका मतलब है कि आप कोई चीज इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का मतलब है कि आपको कोई आउटपुट शो हो चुकी है, यहां पे आपको आउटपुट मिल गई है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इज इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। अब इंटरप्रेटर का क्या रोल है कि इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा एट वन टाइम। क्लियर, कंपाइलर क्या कर रहा था, तमाम इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट
प्रोग्राम की जो है उसको एक ही टाइम पे कन्वर्ट करेगा। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्लेज एन एरर मैसेज। अब इंटरप्रेटर का एक बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आप रॉन्ग लिखेंगे या उस स्टेटमेंट के अंदर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन देंगे तो इंटरप्रेटर अपनी वर्किंग वहीं पे स्टॉप कर देगा और आपको एरर मैसेज जनरेट करके दे देगा, ठीक है। लेकिन कंपाइलर के केस में क्या हो रहा था कि अगर कोई भी एरर्स या बग्स हैं तो वो आपको कंपाइल होने के बाद, यानी पूरा कोड कंपाइल होने के बाद आपको जाके पता चलेगा कि इन इन लाइंस पे आपके एरर्स आ चुके हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है कि आपको उस वक्त तक वो आगे नहीं जाने देगा जब तक आप उस एरर को रिजॉल्व नहीं कर लेते। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है वो ये है कि इंटरप्रेटर आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखें ये आपको लाइन बाय लाइन ही चीजें सॉल्व करके बता रहा है। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमेशा तब प्रोड्यूस होता है जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपकी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होके आपको कोई आउटपुट में चीजें शो करें, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर तो क्या है, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है ना, तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम इज द केस हियर। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जिसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम करते हैं, हमने इनपुट किया है किसको? इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर ने क्या किया है? ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि उसने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया है और लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसी वक्त बता दिया कि ये लाइन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। इन केस अगर कोई एरर है तो वो उसी वक्त वहां पे एरर मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा। और आउटपुट में आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं शो हो रहा बल्कि क्या आ रहा है? रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लियर? ओके स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इज assembler. An assembler is translating program that translates the instruction of a assembly language into machine language. Assembler क्या कर रहा है कि आपकी assembly language इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब हम लोग इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब देखें ये आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम कह रहे हैं। हमने इनपुट किया किसको? असेंबलर को, ठीक है। तो आउटपुट में आपका क्या है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। और यहाँ पे क्या है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊं, जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपकी क्या है? मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आपकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जितनी आपकी इलेक्ट्रिक एप्लीएंसेस हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइक ओवन, माइक्रोवेव ओवन, डीप फ्रीजर, ठीक है, आपके जितने होम एप्लीएंसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल हैं वो तमाम किसका पार्ट है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और हर एक डिवाइस की जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? यूनिक है। क्लियर? तो आप लोगों को ये एक चीज ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारी मशीन डिपेंडेंट है, लेकिन जो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि असेंबली लैंग्वेज भी आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन प्रोड्यूस नहीं कर रहा? इंटरप्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट लिंकर. What is meant by this? Each source program file can be independently modified and compiled to create a corresponding object program file. ठीक है, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी आपकी सोर्स प्रोग्राम फाइल है, मींस इनपुट फाइल है, आप उसको इंडिपेंडेंटली क्या है? मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, यानी आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल की अपनी इनपुट फाइल है। अगर आप उस मॉड्यूल में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली उसमें चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं, और जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो उस मॉड्यूल के अगेंस्ट ही आपको कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल मिल रही होगी। ठीक है,
यानी जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल क्रिएट होगी वो सिर्फ उसी मॉड्यूल के अगेंस्ट होगी। सेकेंड पॉइंट इज लिंकर प्रोग्राम इज यूज टू प्रॉपरली कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे देखें दोबारा मैं वही बता रहा हूँ कि मॉड्यूल्स की बात हो रही है। तो लिंकर प्रोग्राम आपका क्या करता है, जो आपकी इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, ठीक है, सपोज आपके 5 मॉड्यूल्स थे, तो आपके 5 मॉड्यूल्स के अगेंस्ट 5 ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स आई हैं, तो लिंकर क्या करेगा, उन तमाम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स को कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो लिंकर का जो रोल है वो क्या है कि आपकी मॉड्यूल्स को कंबाइन करता है आपस में। क्रिएट्स द फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लोड मॉड्यूल। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जब आप किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके बैक एंड पे मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, तो उन मॉड्यूल्स को जब आपस में इंटीग्रेट करवाते हैं तो लास्ट में आपको एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मिलता है जिसको हम लोडेबल मॉड्यूल बोलते हैं। तो वो जो लोडेबल मॉड्यूल आपको प्रोड्यूस हुआ है, प्रोवाइड किया गया है, वो किसकी हेल्प से मिला है आपको, लिंकर की हेल्प से। ठीक है, तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर। ओके, अनदर टर्म इज लोडर। व्हाट इज मेंट बाय दिस? In computer systems, a loader is the part of an operating system that is responsible for loading programs and libraries. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोडर आपका किसका पार्ट है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज हैं उनको लोड करने के लिए। It is one of the essential stages in the process of starting a program as it places programs into memory and prepares them for execution। ठीक है, यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि जब भी आपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए ये आपकी सबसे बेसिक और एसेंशियल स्टेज है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये प्रोग्राम्स को कहाँ रख रहा होता है, मेमोरी के अंदर, और जब हम उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो ये मेमोरी से उन प्रोग्राम को क्या है, फेच करता है और प्रोसेस करवा देता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपके जितने प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अभी तक हमने जितनी ये टर्म्स पढ़ी हैं, हमने जितनी ये टर्म्स डिस्कस की हैं, टाइप्स डिस्कस की हैं, अब हम इनको एक डायग्राम के थ्रू ज़रा स्टडी कर लेते हैं ताकि ये पिक्चर हमें क्लियर हो जाए कि क्या क्या रोल परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है। सोर्स कोड के अगेंस्ट अगर हमने कोई फाइल जनरेट की है तो देखें यहाँ पे क्या है, हमने उस फाइल की एक्सटेंशन क्या रख दी है, sample.c, और यहाँ पे आपके क्या आ गए हैं, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हमेशा आप याद रखिएगा कि हमेशा जो भी हैश सिंबल के साथ यूज होंगे हम उनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, अब सोर्स कोड के बाद हमने क्या किया है, उस सोर्स कोड को एक्सपेंड किया है, यानी उसको ओपन करके देखा है। तो अब देखें उसकी एक्सटेंशन जो है वो क्या हो चुकी है, sample.i, और यहाँ पे कौन आ चुका है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर कंपाइल्स एक्सपेंडेड सोर्स कोड टू असेंबली सोर्स कोड। ठीक है, कंपाइलर उसको एक्सपेंड कर रहा है किसके अंदर, असेंबली सोर्स कोड के अंदर, और यहाँ पे देखिए उसकी एक्सटेंशन क्या हो चुकी है, sample.s हो चुकी है। अब यहाँ पे आपका असेंबलर आ चुका है, तो असेंबलर क्या कर रहा होता है, सिंपली कन्वर्ट कर रहा होता है असेंबली सोर्स कोड को किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कोड आया है, तो यहाँ पे देखें आपकी एक्सटेंशन फिर चेंज हो गई है, sample.o हो चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट जो है अब आपका यहाँ पे क्या आ चुका है, लिंकर आ चुका है। तो लिंकर क्या है, लिंकर वो प्रोग्राम है जो कन्वर्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट कोड को किस में, एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है वो क्या करता है, इट आल्सो कंबाइंस ऑल ऑब्जेक्ट कोड्स टूगेदर। तो यहाँ पे देखें आपकी एक्सटेंशन क्या हो चुकी है, sample.exe, यानी ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब आप इसको रन करके देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, लोडर। लोडर को अभी हमने डिस्कस किया था।
तो जितने आपके एग्जीक्यूटेबल कोड हैं या प्रोग्राम है वो क्या है, इज लोडेड इन सीपीयू एंड एग्जीक्यूटेड बाय लोडर प्रोग्राम। ठीक है, हम उन्हें किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लोडर की हेल्प से, और यहाँ पे आपकी क्या है, एग्जीक्यूशन हो रही है। तो अब देखें ये जितनी हमने प्रोग्राम प्रोसेस फ्लो देखा है, इसके थ्रू आपको ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं अब आपको इजीली क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आप वन बाय वन इनको इस तरह देखें और आपको तमाम ये आइडिया जो है अब क्लियर हो जाएगा कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कोड को कैसे लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को देखना होगा, उसको जानना ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया होगा तो हम इजीली प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमारे तीन पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सेकंड हमारा मेन फंक्शन है, और थर्ड हमारी क्या है, प्रोग्राम बॉडी, जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। हाँ जी, तो वन बाय वन अब हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, these are the lines included in a program that begin with the character hash which make them different from a typical source code text। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर कोई भी कोड आपके पास आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सिंपली जहां पे हैश करैक्टर आ जाएगा स्टार्ट में तो उसका मतलब है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, second point is they are invoked by the compiler to process some programs before compilation। ठीक है, invoke का क्या मतलब होता है, पुकारना। तो यहाँ पे सेकंड ये बताया जा रहा है कि हमेशा जो है किसी भी प्रोग्राम को जब आप प्रोसेस करने जाएंगे तो कंपाइलर इनको क्या करेगा, इन्वोक करेगा बिफोर कंपाइलेशन। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। तो आपको तीसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखे जाएंगे। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पे हैश करैक्टर आ जाएगा। सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का पार्ट था मेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की हमेशा पहचान आप लोग नोट डाउन कर लें, पैरेंथेसिस के साथ होती है। जहां पे पैरेंथेसिस आ गया इसका मतलब है ये आपका क्या है, फंक्शन है। The function named main is a special function in all C++ program. It is a function called when the program is run. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो ये है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होता है तो हमेशा आप लोग याद रख लें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। ठीक है, मेन फंक्शन जो है ये आपका स्पेशल फंक्शन है C++ प्रोग्राम्स के अंदर, और जब भी आपने प्रोग्राम को रन करना है तो आपका ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल C+ प्रोग्राम बिगिन विद द मेन फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ वेयर द फंक्शन इज एक्चुअली लोकेटेड विद इन द कोड। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपने C++ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है तो वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। ठीक है, और देखा जाएगा कि मेन फंक्शन कोड में किस जगह लोकेटेड है। जी, तो थर्ड जो है दैट इज प्रोग्राम बॉडी, यानी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे बॉडी के अंदर। स्टेटमेंट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द C++ प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो हमारी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ये हमेशा क्या होगी, सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगी। द बॉडी ऑफ एनी फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये अब एग्जांपल है, ये आपका मेन फंक्शन है। प्रोग्राम बॉडी को याद रखें, हमेशा करली ब्रेसेस से प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट होगी और करली ब्रेसेस पे प्रोग्राम बॉडी क्लोज होगी, और ये जितनी इंस्ट्रक्शन अंदर लिखी हुई है ये प्रोग्राम की क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। जी, तो अब हम एक एग्जांपल इंक्लूड करते हैं।
एग्जाम्पल इज राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। ये बहुत बेसिक और सिंपल प्रोग्राम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो हमने देखा था सबसे पहले क्या आना चाहिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हमने कहा था वो हैश सिंबल से स्टार्ट होगा। देखें, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी, ये हम लोग यूज करें और इसके बाद हम लोग सेमी कॉलन देंगे। आप लोग ये मेक श्योर कर लें जब भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके अंदर स्टार्ट में हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके साथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये हमने इंक्लूड करवानी है, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज होती है। सेकंड पे हमारा मेन फंक्शन था। ये देखें, मेन फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। एक चीज आप याद रखें, फंक्शन से पहले उसकी डेटा टाइप देना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप दी है। अगर आप डेटा टाइप नहीं देंगे तो आपका मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा। थर्ड पे हमारी प्रोग्राम बॉडी थी। प्रोग्राम बॉडी हमेशा करली ब्रेसेस मिड ब्रैकेट से शुरू होगी, ये आपकी प्रोग्राम बॉडी है। और उसके अंदर हमने क्या लिखी है, प्रोग्राम स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा जी। तो अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये उसकी साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बता दी है। ये देखें, ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये वाली स्टेटमेंट आपकी नेम स्पेस है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इंट मेन आपका क्या है, बिगनिंग ऑफ मेन फंक्शन है जिसका नेम क्या है, मेन। ये आपकी प्रोग्राम बॉडी है, बिगनिंग ऑफ ब्लॉक फॉर मेन। ये आपकी स्टेटमेंट है। सी आउट का मतलब है कि आउटपुट हमें जो शो करवानी है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो आप लिखेंगे सेम एज इट इज प्रिंट होगा। ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है। रिटर्न जीरो यहाँ पे एक चीज है, रिटर्न जीरो के बाद सेमीकोलन यूज करें। रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि आप कंसोल दोबारा किसको रिटर्न कर रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो दोबारा कंसोल कहाँ चली जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ये आपकी मिड ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इसका मतलब है एंड ऑफ ब्लॉक फॉर मेन फंक्शन, ठीक है। यानी प्रोग्राम बॉडी यहाँ पे आपकी क्लोज हो चुकी है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज डीबगिंग इन सी प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम्स या कोड लिखेंगे अब उस पर हम डीबगिंग परफॉर्म कर रहे हैं। डीबगिंग का मतलब होता है कि हम लोग कोड के अंदर एरर्स और बग्स को फाइंड करेंगे। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज नोन एज डीबगिंग, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग बग्स एरर्स को फाइंड कर रहे हैं और उसको फिर रिमूव कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डीबगिंग। एरर्स की बेसिकली जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं एरर्स की प्रोग्रामिंग के अंदर वो हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज लॉजिकल एरर एंड थर्ड वन इज रन टाइम एरर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स एरर को देखेंगे। अब ये चीज़ आप खुद पढ़ लीजिएगा। सिंटैक्स एरर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमने यहाँ पे लिखना था सी आउट, हमने सी आउट की जगह क्या लिख दिया, सी आउट और एक एक्स्ट्रा टी ऐड कर दी, यानी COU डबल टी लिख दिया। तो अब जो आपने यहाँ पे डबल टी लिख दिया ना, ये आपका क्या है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सब लोगों को, ये आपका क्या है, सिंटैक्स एरर है। अब दूसरी एग्जांपल देखें, हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग है, इसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। लेकिन इस केस में आप देखें तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स भी नहीं दिए, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। ये 2 टाइप्स के सिंटैक्स एरर हैं जो मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दी हैं। इसी तरह नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है दैट इज़ लॉजिकल एरर। इसमें ये आप डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉजिकल एरर क्या है कि हम लिखना चाहते थे a इज़ लेस देन 5, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने a इज़ ग्रेटर देन 5 कर दिया। तो अब देखें आउटपुट में टोटली डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा।
यानी आपने लॉजिकल ऑपरेटर ही चेंज कर दिया। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर ये मैंने तमाम आपको बता दिए हैं। तो ये आपका ग्रेटर देन साइन था, तो लेस देन साइन था, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन साइन दे दिया। तो आपकी लॉजिक ही डिफरेंट हो गई है। तो इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। थर्ड टाइप ऑफ एरर जो है दैट इज रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर का मतलब क्या है कि आप रन टाइम पर कोई ऐसी चीज इनपुट कर देते हैं जो आपका एरर आ जाता है, ठीक है। सपोज मैंने कोई भी इनपुट दी, उसके अगेंस्ट आउटपुट आई और मैंने उसको डिवाइडेड बाय 0 कर दिया है, तो वो आपका क्या है, टोटली आउटपुट चेंज हो जाएगी और आपका रन टाइम एरर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। अब देखें कोई भी आउटपुट आई, उसको मैंने डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, तो ये आपको क्या प्रोड्यूस करेगी, हमेशा रॉन्ग आउटपुट देगी। या तो 0 आ जाएगा या आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एरर है, रन टाइम एरर, कि कोई भी चीज़ है आपने उसको 0 से डिवाइड कर दिया है। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम लोग क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। जितनी चीज़ें हमने स्टडी की हैं, बड़ी एक्सप्लेन जो मैंने की हैं ब्रीफली, आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्दर आप बुक को फॉलो करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझे 1 बाय 1 डिस्कस करें, उसके बारे में पूछें। जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही, जो भी इश्यूज़ हैं, आप उनको टाइमली रिजॉल्व करें ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन, और दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप मुझे कन्वर्सेशन या कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इशू। तो आई एम ऑलवेज वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।